गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कल के ही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है मैचिंग कंसेप्ट। अब मैचिंग कंसेप्ट क्या मैच करना है उसको हम समझ लेते हैं। इस कंसेप्ट का मेन मकसद ये है, ये बताना चाहता है कि जिस साल रेवेन्यू, हमने देखो रेवेन्यू के बारे में टॉपिक लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। रेवेन्यू किसे बोलते हैं? जो अमाउंट रिसीव होती है सामान को बेच के, द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे क्या बोला जाता है? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे वो उसी से डिडक्ट किए जाएंगे, तो वो कहलाता है मैचिंग कंसेप्ट। क्या कहलाता है? मैचिंग कंसेप्ट। अब इसमें बोलता क्या है? मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि जो एक्सपेंस होंगे जिस साल के, अब इसमें दो चार चीज़ें आपको समझनी होंगी जो कि हमने लास्ट टॉपिक में भी, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। क्या है अकाउंटिंग पीरियड? अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? कोई भी 12 महीने का समय जिसमें हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। सपोज करें 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है, ये क्या हो गया? नॉर्मली कैलेंडर ईयर है, इसमें भी 12 महीने होंगे। तो हमारा इस ड्यूरेशन का रिजल्ट कब आएगा? 31 दिसंबर को। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको रिकॉर्ड करके हमें रिजल्ट कब देना होगा? 31 दिसंबर को। तो क्वेश्चन में ये मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलना चाहता है? मैचिंग कंसेप्ट ये बोलना चाहता है कि इस ड्यूरेशन का जो भी जो रेवेन्यू होगा यानी कि सेल होगी, उसी ड्यूरेशन के ही एक्सपेंस इसमें से माइनस किए जाने चाहिए, इससे पहले या बाद के नहीं। सपोज करते हैं क्या हुआ कि हमने क्या किया कि 31 दिसंबर को हमने सैलरी पे कर दी 20,000 रुपये। कितने रुपए पे करी? 20,000 रुपये। सैलरी 20,000 पे करी, लेकिन इसमें से क्या है 10,000 रुपये एडवांस है और 10,000 रुपये दिसंबर महीने की सैलरी है। तो दिसंबर महीने की सैलरी पे तो हमने 20,000 कर दी है, पेमेंट हमने क्या कर दिया है? 20,000 कर दिया है। लेकिन ये 20,000 क्या दिसंबर वाले महीने से बिलोंग करता है? नहीं, दिसंबर वाले महीने से बिलोंग करता है केवल 10,000। तो हम केवल 10,000 को ही एक्सपेंस मान सकते हैं उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के लिए। यही है मैचिंग कंसेप्ट। यानी कि जिस साल से खर्चे होंगे, जिस साल की रेवेन्यू होगी, उसी साल में रिकॉर्ड होना चाहिए, अगले साल में नहीं होगा वो रिकॉर्ड, यानी अगले साल के रिकॉर्ड नहीं होंगे। अच्छा, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमें मैचिंग कंसेप्ट के लिए कैश पे किया या कैश रिसीव किया उससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे एग्जांपल, मैंने 31 दिसंबर को सामान बेचा, या जो भी है 31 दिसंबर को या 1 दिसंबर को सामान बेचा 5,000 रुपये का। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। 5,000 रुपये का सामान बेचा। तो जब सामान बेचा और लेकिन मैंने उधार बेचा, उसने कहा कि मैं 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो इसका मतलब है मेरे को जो ये पेमेंट मिलेगा अगले साल, दिसंबर में बेचा था, दिसंबर का 1 महीना चला गया, अगले साल जनवरी के लास्ट में मुझे इसका पेमेंट मिलेगा। तो क्या जब पेमेंट मिलेगा तब मैं इसकी एंट्री करूं, और तब मैं अगर इसकी एंट्री करूंगा तो वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो फिर इस साल से तो रिलेटेड है ये जो सेल है ये किस साल से रिलेटेड है? हमने इस साल बेचा है ना, भले ही कैश इसका कब रिसीव हो रहा है? अगले साल रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे कोई ध्यान रखना, मैचिंग कंसेप्ट ये बताना चाहता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कैश पेमेंट और कैश रिसीव, हमें कैश पेमेंट और कैश रिसीव से मतलब नहीं है। जब भी ट्रांजेक्शन हुआ है, हम उसी समय उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। यही है मैचिंग कंसेप्ट का। इसको एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। क्या बोलता है? द प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न और द लॉसेज इनकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इन्वॉल्व्स डिडक्शन ऑफ द रेलिवेंट एक्सपेंसेस, उसके रिलेवेंट एक्सपेंस माइनस करेंगे, फ्रॉम द रेवेन्यू अर्न, जो रेवेन्यू आपने कमाया होगा उस ड्यूरेशन में, उस पीरियड में। द मैचिंग कंसेप्ट emphasizes exactly on the aspect. It states that the expenses incurred on the accounting period should be matched with the revenue during the period. उसी साल से मैच होने चाहिए, उसी साल के होनी चाहिए, इसका मतलब है। The following it follows from this that the revenue and expenses incurred to earn these revenues must belong to the same accounting period। यानी कि जो भी एक्सपेंस हो चाहे रेवेन्यू हो उसी अकाउंटिंग पीरियड का होना चाहिए जिस अकाउंटिंग पीरियड में हो। मतलब भले ही आप एडवांस पेमेंट कर दो या उधार भेज दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कैश पेमेंट या कैश रिसीव इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। इसी को देखो आगे भी बताया गया है। एज ऑलरेडी स्टेटेड, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन सेल इज कंप्लीटेड। जब सेल हो गई तो हम उसे रेवेन्यू मान लेते हैं, और सर्विस इज रेंडर्ड, जब सर्विस दे दी तो हम इसे रेवेन्यू मान दे, भले ही पैसा मिले चाहे ना मिले। रादर व्हेन कैश इज रिसीव्ड और नॉट, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कैश मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
सिमिलरली एन एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड नॉट व्हेन कैश इज पेड, कैश से हमें कोई मतलब नहीं है। एक्सपेंस तब मान लिया जाएगा जब हमने उसकी सर्विस ले ली होगी, हमने सर्विस ले ली होगी या एसेट्स खरीद लिया होगा। पेमेंट भले ही हम बाद में करें, उससे कोई मतलब नहीं होता। जिस दिन हमने एक काम यानी कि ट्रांजेक्शन किया उसी दिन हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। यही है मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट बहुत इजी सा कंसेप्ट है। फुल डिस्क्लोजर ये बोलता है कि जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं, मैंने क्या बोला, ईयर के एंड में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ईयर के एंड में, यानी कि जब 12 महीने उसके ख़त्म हो रहे होंगे तो उस दिन उसको अपने फाइनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। फाइनली ये दिखाना होता है कि उससे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसके पास कितनी एसेट्स थी, कितनी लाइबिलिटी थी, क्या प्रॉपर्टी थी, सब डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो वो क्या बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या बोलती है, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट ये बोलती है कि ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कोई भी जरूरी चीज़, कोई भी जरूरी इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनल अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको शो करना ज़रूरी है, शो करना ज़रूरी है। ठीक है, भले ही वो उसके लिए पेमेंट हुआ है वो नहीं हुआ। देखो सपोज करते हैं कि मान लिया जाए कि एक व्यक्ति ने, एक पर्सन ने बिजनेस पर एक क्लेम कर दिया कि भाई तुम्हारा सामान अच्छा नहीं था तो मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए का क्लेम कर दिया। अब क्लेम क्या है, पेंडिंग है। हो सकता है कि बिजनेस जीत जाए, हो सकता है कि वो पर्सन जीत जाए, हो सकता है कि एक्स जीत जाए या बिजनेस जीत जाए, यानी कि पर्सन और उसमें अभी कंफर्म नहीं है कि कौन जीतेगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है डिस्क्लोज होने के लिए। तो इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हैं फुट नोट के रूप में। दैट्स वाई ये क्यों दिखाया जाता है, ये एग्जांपल ध्यान रखना। द फुट नोट इज़ टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनल अकाउंट ड्यू टू दिस कंसेप्ट ओनली। इस कंसेप्ट के कारण ही हम उसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूरी होगी, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसे शो करना ज़रूरी होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये बताता है कि जिस मेथड को एक साल यूज़ किया गया है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये चाहिए कि उस मेथड को कंटिन्यू सेवरल ईयर यूज़ करे। ठीक है, सेवरल यूज़ करें, अदरवाइज कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। कंपैरिजन, कंपैरेटिबिलिटी, लीगल एस्पेक्ट्स ये पूरे नहीं होंगे। कंसिस्टेंसी मतलब कोई भी अकाउंटिंग के कुछ मेथड्स हैं, कुछ चीज़ों में लगते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो इनके कुछ मेथड्स हैं। तो ये कह रहा है कि जो मेथड आप एक बार यूज़ कर रहे हैं तो उसको कई सालों तक एक बार यूज़ करो, जिसके कारण आपके हर साल अकाउंट बनाने के मेथड में चेंजेस ना आए। एक साल अलग तरीके से आपने अकाउंट्स को मेंटेन किया, दूसरे साल अलग तरीके से, तीसरे साल अलग तरीके से। अब कंपेयर करने जाओगे तो तीनों को आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपेरिजन, एक्चुअल कंपेरिजन एंड द रिजल्ट एंड द फॉर्मेशन, और ये भी बोल सकते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम क्या करें, जो इस एक मेथड को यूज़ कर रहे हैं उसी को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या होगा, पहली चीज़ है कंपैरेटिबिलिटी हो जाएगी, दूसरा है एफिशिएंसी भी हमारी बढ़ जाएगी सेम मेथड को यूज़ करने के कारण। ये बोलता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, इसको आप देखिएगा, इसमें वही लिखा हुआ है जो इम्पोर्टेंट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। इसको हम थोड़ा और ध्यान देते हैं। इसमें से कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में हो गया, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, इसको प्रूडेंस कंसेप्ट भी बोलते हैं। कभी कभार इसको कंजर्वेटिज्म की जगह क्या बोल दिया जाता है, प्रूडेंस कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म क्या है, कंजर्वेटिज्म ये बोलता है कि भाई हमें फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को एक्सपेक्ट करना चाहिए, प्रॉफिट की आशा नहीं करनी चाहिए। ये कंजर्वेटिज्म जो कंसेप्ट है ना, केवल बिजनेस का ही नहीं, हम सब लोगों का। एक बार बताओ, हम सबके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, सेविंग्स, LIC, इंश्योरेंस करा के रखते हैं फ्यूचर के लिए। क्यों करते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन है, और अनसर्टेन है तो फ्यूचर में अगर कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो क्या होगा, जो भी हमने पैसा रखा हुआ है, सेविंग्स रखी हुई है, उससे फाइनेंशियली हेल्प हो जाए। क्या हो जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए। तो इसके लिए वो रखते हैं, क्योंकि फ्यूचर किसी को पता नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, क्या फ्यूचर में हमेशा नुकसान ही होता है, फ्यूचर में तो आपको फ़ायदा भी तो हो सकता है। तो अगर कोई इंसान ये सोच के चले कि मुझे फ्यूचर में फ़ायदा होगा, तो क्या वो सेविंग ना करे,
तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो फ्यूचर में ये सोचेगा कि फ़ायदा होगा। तो हम सब लोग कंजर्वेटिज्म अप्रोच रखते हैं। फ्यूचर में हमें डर है कि फ्यूचर में ये जो डर है, ये जो लॉस है, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ द लॉस इन नियर फ्यूचर बिकॉज द फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, इसके कारण हम प्रोविजन पैसा रखते रहते हैं उस अनफोर्सिन इवेंट के लिए। हम पैसा क्यों रख रहे हैं? हम भविष्य में कोई अनहोनी ना हो जाए इसके लिए पैसा रख रहे हैं। उसी अनहोनी को बिजनेस में भी तो हो सकती है ना वो अनहोनी। तो ये बोला जाता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के कारण, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये बोलता है कि फ्यूचर में होने वाले किसी भी प्रॉफिट को हम क्या करें, इग्नोर कर दें, लेकिन फ्यूचर में एक अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए पैसा बचाते रहें। उसे बोला जाता है conservatism concept. The concept of the conservatism provides guideline for the recording the transaction in the books accounts and is based on the policy of playing safe. हमें सेफ चलना है, फ्यूचर में हम कहीं नुकसान में ना पड़ जाए, प्लेइंग सेफ। द कंसेप्ट स्टेट दैट द कॉन्सियस अप्रोच, कॉन्सियस बचाव करते हुए, शुड बी अडेप्टेड इन असर्टेनिंग इनकम सो दैट profit of the enterprise are not overstated. If the profit ascertained are more than the actual, it may lead to the disruption of the dividend out of the capital. ये dividend out of capital मतलब profit को बोलते हैं, dividend का एक profit का एक part होता है dividend, ठीक है, which is not fair as it will। तो यहाँ पर से आगे को बढ़ते हैं, तो इसने केवल डिस्क्लोज किया है द कंसेप्ट ऑफ द कंजर्वेटिज्म रिक्वायर दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट? फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बोल रहा है। अनटिल रियलाइज, जब तक उसका हमें फ़ायदा ना मिल जाए तब तक हम ये नहीं सोच सकते। हम ये सोच के चलेंगे कि भाई भविष्य में हमें प्रॉफिट होगा, नहीं, जब तक हमें वो प्रॉफिट हाथ में नहीं मिल जाता, रियलाइज़ नहीं हो जाता, तब तक हम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन लॉस के लिए हम अभी से पैसा रखना शुरू करेंगे फ्यूचर में होने वाले, व्हेन मे रिमोट पॉसिबिलिटी, जब भी उसकी कम भी पॉसिबिलिटी होगी। तो यही है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। इसी कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए इसमें आगे एग्जाम्पल भी देखा है। टू इलस्ट्रेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बदलती रहती है, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट, जितने में हमने खरीदा और जितनी भी उसकी मार्केट प्राइस है। तो हम किस वैल्यू पर रखेंगे? क्या हमने खरीदा 10 रुपये का, मार्केट में उसके 15 रुपये प्राइस चल रहा है, तो क्या 15 में रिकॉर्ड कर दें? नहीं, अभी हमने स्टॉक बेचा नहीं है, हम प्रॉफिट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, कभी भी कॉस्ट का वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू या फिर कॉस्ट जिसमें भी कम होगा उस पर वैल्यूएशन होगा, प्रॉफिट की एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो लोअर पे वो क्या होता है, वैल्यू होता है। प्रोविजन जितने भी बनाए जाते हैं डाउटफुल डेट्स पे, बताता हूँ क्या होता है डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट्स ऐसे होते हैं जिनको हमने सामान बेचा उधार, उसको क्या बोलते हैं, डेटर्स, उनको क्या बोलते हैं, डेटर। अब सारे डेटर्स तो पैसा पेमेंट नहीं करते हैं, कुछ डेटर ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, पैसा मार जाते हैं, पैसा नहीं देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं बैड डेट, गंदे डेटर, ठीक है। अब बैड डेट कहीं पैसा ना मार जाएं, क्योंकि फ्यूचर तो पता नहीं ना, हो सकता है कि सारे पैसा दे दें, हो सकता है कि कुछ पैसा ना दें, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन पैसा देने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि शुरू से ही उसके लिए प्रोविज़न बना के रखते हैं कि बाद में कहीं हमें ये झटका ना लगे कि इतने लोग यानी इतने डेटर हमें पैसा नहीं देंगे। तो इसीलिए उन डेटर पर प्रोविज़न बनाया जाता है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, राइटिंग ऑफ यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसी एसेट जो दिखाई नहीं देती हैं। पेटेंट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, पेटेंट राइट्स, किसी काम को कोई आपने चीज़ बनाई, उसको कोई डुप्लीकेट बना के मार्केट में ना बेच दे, इसके लिए अधिकार ले लिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से 4, 5, 10 साल के लिए। तो जितने साल के लिए अधिकार लिए जाएंगे वो केवल अधिकार है, राइट्स है, वो पेटेंट्स हैं, वो दिखाई नहीं देंगे। तो क्या होता है, आपने 10 लाख रुपए खर्चा कर दिया अपने आविष्कार को प्रोटेक्ट करने के लिए कि दूसरा कॉपी ना कर ले, 5 साल के लिए। सोचो 10 लाख रुपए अगर 5 साल, तो इसके मतलब हो गया 1 साल में आपने 2 लाख रुपए उस पर खर्च किए हैं। समझ में आ गई बात? तो 2 लाख रुपए हर साल राइट ऑफ किया जाएगा, इसे बोलते हैं राइट ऑफ। आपका नुकसान कितना है, 2 लाख रुपए। तो हम उस 2 लाख का क्या बेनिफिट ले पा रहे हैं? बिल्कुल ले पा रहे हैं, क्योंकि कोई दूसरा उसकी कॉपी तो नहीं बना पा रहा, और हम केवल एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि मार्केट में उस तरह का प्रोडक्ट बेच पा रहे होंगे। तो हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हम क्या कर पाएंगे, प्रॉफिट कमा पाएंगे। दैट्स वाई पेटेंट राइट लिए जाएंगे। तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स, इन पे ध्यान रखना। तो ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के एग्जाम्पल हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, हमेशा प्रॉफिट की आशा नहीं करनी है, लॉस के लिए प्रोविज़न बना के रखना है। मैटीरियलिटी कंसेप्ट ये बताता है कि मटेरियल फैक्ट यानी कि
ऑन द मटेरियल फैक्ट पे हमने फोकस करना है, इमैटेरियल को हमने फोकस नहीं करना है। एसेट्स क्या होती हैं, सबसे समझते हैं। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स ऐसी होती हैं जिनका लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, लंबे समय तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं और उसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता है, ठीक है। तो लेकिन उसमें ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होती है, लेकिन उसमें क्या होती है, ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होती है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मैं कहूँगा, एक आप लोग यूज़ करते होंगे स्टील का स्केल, यानी कि जो रूलर है स्टील का, वो भी तो कई साल चल जाता है, वो भी तो कई साल चल जाता है ना। क्या हम उसको एसेट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्या? बताइए। नहीं। क्यों? क्योंकि वो इमैटेरियल है, उस पर फोकस करना ज़रूरी नहीं है। वो बिजनेस के प्रॉफिट को उतना क्या नहीं करेगा, इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना कि एक बड़ी एसेट्स करेगी जिसमें लाखों और करोड़ों रुपए लगे होंगे। भले ही उसकी लाइफ पीरियड और उसका लाइफ पीरियड सेम हो सकता है, लेकिन क्योंकि एक छोटी अमाउंट वाला जो प्रोडक्ट है जिसे हम बोल रहे हैं स्केल या स्टेशनरी, वो प्रॉफिट को उतना इम्पेक्ट नहीं करेगा, इसलिए वो इमैटेरियल है, उसको हम फोकस नहीं करेंगे डिसीजन लेते समय। यही है मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट, वाइल टेकिंग द सर्टेन डिसीजन, इमैटेरियल आइटम शुड नॉट बी कंसीडर्ड, ठीक है, शुड नॉट बी कंसीडर्ड बट फोकस्ड ऑन द मेन यानी मटेरियल फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट पे फोकस करना है। तो ये बोल रहा है कि एफर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड इन recording and presenting facts which are immaterial in the determination of the income. The question that arises here, what is material fact? कौन कौन से material होंगे, मैंने एग्जाम्पल से आपको बता दिया है। यहाँ पर को आप नीचे एग्जाम्पल देख लेना कि कौन सा आपका पार्ट है, इसको आप लोगों ने समझना है। नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हो गया कि आपके जो भी अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं वो फ्री फ्रॉम बायस। बायस क्या होता है? मतलब पक्षपात रहित। पक्षपात नहीं होना चाहिए। अपने फ़ायदे के लिए अकाउंटेंट, देखो अकाउंट्स कौन बना रहा है? अकाउंटेंट। और अकाउंटेंट कई सारे क्या होते हैं, मतलब धोखेबाज होते हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए उसमें से क्या करते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कोई होते हैं, तो ये बोला जाता है कि जब भी अकाउंट्स मेंटेन करें अकाउंटेंट, वो किसी की भी पक्ष को क्या नहीं करें, प्रॉफिट प्रोवाइड ना करें, निष्पक्ष रूप से वो अकाउंट्स को मेंटेन करें। और निष्पक्ष किस तरह से होंगे अकाउंट्स? निष्पक्ष अकाउंट तभी हो सकते हैं जब उन अकाउंट्स के हर एक ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, इट शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम अ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट, ये देखो वर्ड वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट से वो क्या होंगे, सपोर्ट करते होंगे। वो क्या करते होंगे? इट्स सपोर्टेड बाय द वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट होगा, जिसके बोला जाता है वाउचर। यानी कि जब भी हम एंट्री करते हैं तो अपनी मनगढ़ंत एंट्रियां नहीं कर सकते। अकाउंटेंट अपने फ़ायदे के लिए एंट्री नहीं कर सकता। जो भी एंट्री ट्रांजैक्शन जो भी वो रिकॉर्ड कर रहा है, इट शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट। उस सोर्स डॉक्यूमेंट से वो वेरीफाई होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं वाउचर्स। तो यह है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ठीक हो गया। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आप देख लेना। अब हम आते हैं सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। हम सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, यहाँ पे को देखो, हम लोग जो एंट्री करेंगे वो डबल एंट्री सिस्टम पे है। हम सिंगल एंट्री सिस्टम की बात अभी नहीं करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम मैं पहले भी बता चुका हूँ। डबल एंट्री सिस्टम मतलब होता है एवरी ट्रांजैक्शन, जितना भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसके हम पहले दो पहलुओं को खोजेंगे। कौन कौन से दो पार्ट इफेक्ट हुए हैं, और यही दो पार्ट को खोजना, ये दो पार्ट को डिस्क्लोज करना डुअल एस्पेक्ट कहलाता है। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। टू पार्ट्स देयरफॉर इन्वॉल्व टू और मोर अकाउंट्स, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट को, दो पार्ट को इफेक्ट करता होगा, कम से कम दो को इफेक्ट करता होगा। इसलिए ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, डुअल एंट्री सिस्टम कहलाता है। दो तरह के सिस्टम है, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। मैं आपको बता दूं, सिंगल एंट्री सिस्टम भी डबल एंट्री का ही पार्ट है, लेकिन ये क्या होता है, देखो सिंगल एंट्री सिस्टम कौन यूज़ करता है, इसको भी मैं बताता हूँ। सिंगल एंट्री सिस्टम वो यूज़ करते हैं जो सारे अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाते। वो केवल कैश, डेटर और क्रेडिटर, मतलब जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, आपके आसपास में जितने भी दुकानदार हैं, वो सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? जितना भी पैसा आया कैश में उसको रिकॉर्ड कर लिया, जो उनसे उधार सामान खरीद के जाता होगा उसको रिकॉर्ड किया, और जो उन्होंने जहाँ से वो उधार खरीदते होंगे उसको रिकॉर्ड किया। यानी कि उन्होंने क्रेडिटर रिकॉर्ड किए, उन्होंने डेटर रिकॉर्ड किया, उन्होंने कैश रिकॉर्ड किया, बाकी किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग उन्होंने नहीं करी। तो यही है आधी अधूरी रिकॉर्डिंग, इसे बोलते हैं, जिसे बोला जाता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम।
सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि एक ही एंट्री होगी। सिंगल एंट्री सिस्टम का होता है कि फॉलो तो वो डबल एंट्री को ही करेंगे, लेकिन वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करेंगे, कुछ ही रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। इसीलिए इसको कभी कभार आपके चैप्टर में भी है, लास्ट चैप्टर है ये, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये हो गया आपके सिस्टम्स। हाँ, अब आते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखें। जितने भी मैंने पिछले कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स बताए थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आएगा वो प्रिंसिपल से भी और यहाँ से भी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द रेवेन्यू एंड कॉस्ट, देयर कैन बी द टू ब्रॉड अप्रोचेज ऑफ द अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या होता है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होता है वो मैचिंग कंसेप्ट पे बेस होता है। किस पे बेस होता है? मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट कहने का मतलब ये है, एक्रूवल कंसेप्ट में हम ये नहीं देखते कि कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन होना चाहिए, क्योंकि उधार भी तो होता है ना। तो ट्रांजैक्शन जैसे ही हुआ, जैसे ही आपने सर्विस ली, जैसे ही आपने किसी को सर्विस दी या प्रोडक्ट सेल किया, उसी टाइम उसे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट पेड और नॉट। उसे बोलते हैं एक्रूड हो गया, एक्रूवल कंसेप्ट। एक्रू का मतलब होता है अर्जित होना, एक्रूवल का मतलब होता है अर्जित होना, अर्जन कर लिया। मतलब देखो, मैंने 10,000 का सामान बेचा, अब मेरा अधिकार हो गया ना, मैंने 10,000 रुपये लेने हैं, ठीक है, भले ही वो उस समय दे चाहे ना दे, तो वो क्या कहलाएगा? एक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। कैश बेसिस में क्या होता है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन तभी रिकॉर्ड किए जाएंगे जब कैश का पेमेंट होगा या कैश का रिसीट होगा। एक्रूवल कंसेप्ट में मैंने अभी क्या बताया, 10,000 रुपये का मैंने सामान बेचा, तो जब मैंने बेचा तभी मैंने रिकॉर्ड कर लिया उधार, ठीक है, तो भले ही पैसा कभी भी मिलता रहे। लेकिन कैश बेसिस में क्या होगा? कैश बेसिस में क्या होगा, मैंने अगर आज सामान बेचा 10,000 का, तो मैं आज रिकॉर्ड नहीं करूँगा, वो कहेगा कि मैं आपको 1 महीने बाद दूंगा। तो 1 महीने बाद जब वो पैसा दे देगा तभी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ये है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कुछ पार्ट्स आपको समझने होंगे। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग, एक वर्ड आता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना बाकी है। ये कंसेप्ट एक्रूवल बेसिस पे ही आ सकता है, कैश बेसिस पे नहीं। देना बाकी है, उधार देना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? उधार। एक्रूड, नॉट येट पेड, येट टू पेड, ये सारे वर्ड एक ही हैं। इसका मतलब हो गया कि देना बाकी है या लेना बाकी है। आपने जब पैसा लिया ही नहीं तो क्या हो गया? एक्रूड हो गया। क्या हो गया? एक्रूड हो गया। कैश बेसिस में ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैश बेसिस तभी रिकॉर्ड करेगा जब आपको कैश मिलेगा या आप कैश पे करेंगे। लेना बाकी है वाला कंसेप्ट वो रिकॉर्ड करता ही नहीं है। उधार वाला कंसेप्ट कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होता है। ये है 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा हम उसमें देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ICAI हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये फॉर्म कर रखे हैं इंडिया की तरफ से, ये इंटरनेशनली फॉलो होते हैं। बेसिक सा मैं आपको समझा देता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? एक तय स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को मेंटेन करना, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रेम्ड बाय द ICAI। जितने भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे किसी फर्म, किसी कंपनी के द्वारा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, उसके अलावा नहीं होने चाहिए। अब तो ये कंपनी एक्ट में भी आ गया है, पेनल्टी हो जाएगी, यानी कि आपको पेनलाइज किया जा सकता है। ये हम आगे को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, और मुझे शाम को सेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।